जनरल डायर की अगुवाई में ब्रिटिश सत्ता की बर्बरता के शिकार निर्दोष भारतीयों की लाशों के बीच लहूसितर जालियांवाला बाग की मिट्टी को मुट्ठी में कसे उस अनाथ नौजवान ने प्रतिशोध की कसम खाई थी। फिर इसे सच में बदला। हालांकि बीच में 21 साल का अंतराल था, लेकिन इस दौर के हर दिन रात इस कसम को पूरा करने की याद उसे बेचैन किए रही। 13 मार्च 1940 को लंदन में फ्रांसिस ओडायर पर गोलियां बरसाकर उसने हिसाब चुकता किया। इस पराक्रम के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। देश की आजादी के लिए कुर्बान हो जाने वाला वो नौजवान अमर शहीद उधम सिंह था। दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे उधम सिंह के सिर से पिता तेहाल सिंह का साया बचपन में ही उठ गया था। मां पहले ही गुजर चुकी थी। उधम और भाई मुक्ता सिंह की शरण स्थली और अनाथालय बना। असलियत में उधम को पिता ने शेर सिंह नाम दिया था, लेकिन अनाथालय में शेर सिंह का नाम उधम सिंह और मुक्ता सिंह का नाम साधु सिंह लिखा गया। बड़े भाई साधु सिंह की 1917 में मृत्यु हो गई। उधम अब बिल्कुल अकेले थे। अप्रैल 1919 में कांग्रेस की अपील पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। पंजाब में इससे जुड़े प्रदर्शनों में जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव चल रहा था। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर का इन प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का हुक्म था। डायर ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कमान ब्रिगेडियर जनरल रेनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दी थी। इसके बाद हैरी डायर ने दमन चक्र तेज कर दिया। देशभक्त आंदोलनकारी झुकने डरने को तैयार नहीं थे। सरकारी जुल्म ज्यादती खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई। इसमें हजारों लोग मौजूद थे। खालसा अनाथालय की ओर से कुछ युवकों को सभा में पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। युवकों की टीम में 20 साल के उधम सिंह शामिल थे। 13 अप्रैल 1919 की तारीख इतिहास में जालियांवाला बाग के नरसंहार के तौर पर दर्ज है। जोश भरी भीड़ के लिहाज से जालियांवाला बाग का मैदान छोटा था। प्रवेश और निकास का एक ही द्वार था। सरकार के विरुद्ध बढ़ते रोष के बीच प्रशासन पुलिस प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने की तैयारी में थे। उन दिन ब्रिगेडियर जनरल हैरी डायर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। एक शांत सभा पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात की गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि समूचे देश में ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ सड़कों पर उतर रही भीड़ को भयभीत करने के लिए यह नरसंहार किया गया था। इसमें मरने और घायल होने वालों की गिनती नहीं हो सकती थी। इस कांड की खबर से समूचे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इसने उस नौजवान उधम सिंह की जिंदगी का मकसद बदल दिया था, जो इस सभा में एक वॉलंटियर के तौर पर लोगों को पानी पिला रहा था और जो इस खौफनाक मंजर का चश्मदीद था। वहां की चीख पुकार, बचाव के लिए बाग के कुएं में कूदकर जान गंवाने वाले या फिर गोलियां खाकर गिरती लाशों के दृश्य उधम के दिल दिमाग में हमेशा के लिए अक्स हो गए। वो नौजवान जिसकी जिंदगी अनाथालय में गुजर रही थी, उसने वहां की खून से तर मिट्टी को मुट्ठी में ले माथे से लगाया था और वही डायर और अंग्रेजों से प्रतिशोध की सौगंध ली थी। उधम को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए रास्ते की तलाश थी। 1920 में वे पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही उन्होंने अमेरिका का रुख किया। सेना फ्रांसिस्को में गदर पार्टी से जुड़े। प्रवासी भारतीयों का यह सैन्य संगठन, जिसमें बड़ी संख्या में सिख क्रांतिकारी शामिल थे, विदेश की धरती से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की मुहिम छेड़े हुए था। अमेरिका में तमाम स्थानों में घूमते उधम सिंह अगले कुछ वर्षों तक वहां भारत की आज़ादी के पक्ष में जन भावनाएं जगाने की कोशिशों में जुटे रहे। वे मानते थे कि भारत में आज़ादी के संघर्ष को प्रभावी बनाने के लिए हिंदू मुसलमानों और सिखों को एकजुट होना होगा। इस एकता के प्रतीक स्वरूप उन्होंने बाह पर अपना नाम
आजाद मोहम्मद सिंह अंकित करा रखा था। विदेश में रहते हुए भारत की आजादी की कोशिशें अब उन्हें नाकाफी लगने लगी थी। 1927 में उनकी भारत वापसी हुई। गदर पार्टी से जुड़ाव, हथियारों और प्रतिबंधित साहित्य की बरामदगी के आरोपों में उसी साल उन्हें लाहौर जेल भेज दिया गया। यही उनकी सरदार भगत सिंह से भेंट हुई। भगत सिंह ने उन्हें काफी प्रभावित किया। इस भेंट ने उद्यम के संकल्पों को और ताकत दी। उन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार के मौके पर ली सौगंध को भगत सिंह के सामने दोहराया। 4 साल बाद 1931 में उधम सिंह की जब रिहाई हुई, उससे पहले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हो चुकी थी। रिहाई के बाद भी उधम सिंह पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगरानी थी। भारत में रुकने पर उनकी फिर गिरफ्तारी तय थी। जाली पासपोर्ट के जरिए पहले वे जर्मनी और फिर 1933 में लंदन पहुंचे। सोशलिस्ट ग्रुप से जुड़े वे पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत रूस में भी रहे। रोजी रोटी के लिए बढ़ई, पेंटर और मोटर मैकेनिक जैसे काम किए। शायद इतना ही काफी नहीं था, बहुमुखिया प्रतिभा थी। उनमें 2 फिल्मों एलिफेंट व्याय 1937 और द 4 फेदर्स 1939 में उन्होंने अतिरिक्त कलाकार की भूमिका भी निभाई। उधम सिंह के लाहौर जेल में बंदी रहने के दौरान ब्रिगेडियर जनरल रेनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर की मौत हो चुकी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस और डायर बराबर का दोषी था। उसी ने रेनाल्ड डायर को बेकसूर साबित करने के लिए सभा की भीड़ को गोली चलाने के लिए मजबूर करना बताया था। इस समय तक उधम सिंह लंदन में अपने संपर्क संबंध मजबूत कर चुके थे। 21 साल पुरानी उनकी सौगंध पूरी करने का समय आ चुका था। 13 मार्च 1940 की शाम को लंदन के कॉक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। मंच पर माइकल फ्रांसिस और डायर भी मौजूद थे। कुछ देर पहले ही शूट में सजे उधम सिंह वहां पहुंच चुके थे। भाषण के लिए खड़े डायर पर उधम ने रिवॉल्वर तानी, 3-4 फायर किए। डायर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधम सिंह आसानी से भाग सकते थे, लेकिन इस एक्शन के जरिए वे दुनिया को जो संदेश देना चाहते थे, उसके लिए उन्हें अपना बलिदान जरूरी लगता था। उन्होंने शांति के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ब्रिटिश सरकार की पाबंदियों के बावजूद डायर की मौत और उसकी वजह दुनिया के तमाम देशों और वहां के अखबारों में चर्चा का विषय बनी। मुकदमे की कार्यवाही को भी उधम सिंह ने अपने बचाव नहीं, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के जुल्मों के पर्दाफाश का जरिया बनाया। जज उन्हें रोकता रहा, लेकिन मौत से बेखौफ उधम बुलंद आवाज में ब्रिटिश हुकूमत को बेपर्दा करते रहे। जज एटकिंसन ने सवाल किया, कानून के मुताबिक तुम्हें सजा क्यों ना दिया जाए? बचाव में कुछ कहना चाहते हो? बेखौफ उधम का जवाब था, मेरे लिए फांसी की सजा का कोई मतलब नहीं। फांसी कुछ भी नहीं है। मैं मरने की और ब्रिटिश सत्ता की यातनाओं से नहीं डरता। मैं अपने देश की आज़ादी के लिए जान दूंगा, इसका मुझे गर्व है। मुझे भरोसा है कि मेरे बाद मेरे हजारों देशवासी तुम कुत्तों से देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आएंगे। मैं इंग्लिश ज्यूरी और कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। तुम अंग्रेज भारत जाते हो, वापसी में हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह पाते हो। भारतीय इंग्लैंड आते हैं और फांसी पर चढ़ाए जाते हैं। वो समय आएगा जब ब्रिटिश कुत्ते भारत से भगाए जाएंगे और उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तुम्हारे कथित लोकतंत्र और ईसाइयत के झंडे के नीचे भारत की गलियों, सड़कों पर मशीन नगरों से हजारों महिलाओं, बच्चों की जान ली जा रही है। अपना इतिहास पढ़ो, जरा भी मानवीय गरिमा हो तो शर्म से डूब मरो। खुद को सभ्यता का संरक्षक बताने वाले तुम लोगों ने जैसी बर्बरता की और खून बहाया है, वो तुम्हारे घटिया होने का सबूत है। उधम को पता था कि सजा क्या मिलनी है। सिर्फ 2 दिनों में उस मुकदमे की कार्रवाई पूरी हो गई थी। फांसी की सजा के ऐलान के बाद जज की मेज की और थूकते हुए उधम अदालत से बाहर निकले थे। आगे अपील भी खारिज हो गई थी।
31 जुलाई 1940 को पेंट नवीले जेल में उद्यम सिंह ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। 31 साल पहले इसी जेल में 17 अगस्त 1909 को देश के एक और महान सपूत मदन लाल धिंगरा भी इसी अंदाज में फांसी पर चढ़े थे।